हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में से हम आज कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज तक जो हमने अपने सारे वीडियोस कर लिए उसमें हमने अपने सारे डिसीजंस को कर लिया, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजंस कर लिया। तीन तरह के हमने डिसीजंस उसमें किए थे। एक हमने किया था फाइनेंसिंग डिसीजंस, सेकंड हमने किया इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, उसके बाद हम लोगों ने किया डिविडेंड डिसीजंस। राइट, तो यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट था कि हमें कितने फंड्स को रेज करना चाहिए, उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे पूरे फंड्स को प्रॉपर प्लानिंग करके एवरी सिंगल penny of that finance should be invested in a proper manner। वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमारी प्लानिंग होती है। तो अब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो हम ये सब काम कर रहे हैं? फर्स्ट इज मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा एक चीज मैं यहाँ पे और आपको साथ साथ बता दूं, ये टॉपिक शुरू करने के साथ साथ यहाँ पे जो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दी है, आपको इसी एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बुक में ये सिर्फ पॉइंट्स में दिया हुआ है और उसमें जो पॉइंट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड नहीं की गई है। सो वट एवर इज गिवन हियर दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। सो फर्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब है जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने कंपनी में की हुई है उसको हमने मैक्सिमाइज करना है। उन्होंने अगर हमारी कंपनी में 50,000 रुपीज लगाए हुए हैं तो उनकी ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो वेल्थ है, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है ताकि अगर वो फ्यूचर में कभी अपने शेयर सेल करने जाएं तो उनको 50,000 रुपीज से ज्यादा पैसे मिले। राइट, उनको 75 में उनके जाए ये शेयर्स, तो वेल्थ उनकी हमने इंक्रीज करनी है यहाँ पर, क्योंकि ये इसका सबसे मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यही एक एम ऐसा है दैट द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स शुड बी इंक्रीज। दिस इज द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज these shareholders, they are the owners of the company, right? They are going to bear every type of risk। इनको तो डिविडेंड भी तब मिलता है अगर प्रॉफिट हो, बिना प्रॉफिट के डिविडेंड भी इनको नहीं मिलता, और अगर लॉस हो जाए तो दे आर गोइंग टू बियर द रिस्क। इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई हुई होती है उसमें से हम जो लॉस को है वो कंपनसेट करते हैं। इसका मतलब जो इन्होंने अपना पूरा पैसा लगाया वो भी हमेशा रिस्क पे रहता है। इसीलिए हर कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है दैट दे हैव टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे आर गोइंग टू बियर एवरी टाइप ऑफ रिस्क। ठीक है, अब इससे और क्या फायदा होगा अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो इनकम है वो बढ़ रही है, उनकी वेल्थ बढ़ रही है। देखो, जितना हम इनको डिविडेंड देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना हमने डिविडेंड दिया, जितना ज्यादा हम डिविडेंड देंगे उतनी इनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है। इसका मतलब ये आप कर चुके हो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फाइनेंशियल लेवरेज में। जितना ज्यादा इनको डिविडेंड मिला मतलब उतनी इनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ी। जितनी इनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ती है उतना प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाता है, और जितना प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज होता है उतनी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो ये वेल्थ शेयर होल्डर्स की बढ़ानी ही है। यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है। और क्यों बढ़ानी है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ? क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द प्राइमरी रिस्क बियर। उन्हें तो डिविडेंड भी तब मिलता है अगर प्रॉफिट है, नहीं तो नहीं मिलेगा। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट देयर वेल्थ, इक्विटी शेयर होल्डर्स वेल्थ हैज टू बी इंक्रीज्ड। अब आते हैं बेटा हम सेकंड पॉइंट की तरफ। इट इज मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितना कैश रहना चाहिए, कितनी हमारे पास लिक्विड एसेट्स हमारे पास रहनी चाहिए एक कंपनी में। ठीक, जितनी भी हमारी पेमेंट्स हैं डे टू डे ऑपरेशंस की, फॉर एग्जांपल वेजेस की पेमेंट करनी है, रॉ मटेरियल परचेज किया है उसकी पेमेंट्स हैं, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल हमने कुछ लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट है, तो ये हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा हमें कुछ चाहिए होता है। तो इतनी लिक्विडिटी हमें हमेशा अपनी कंपनी में रखनी होगी, एक मैनेजर को हमेशा अपनी कंपनी में रखनी होगी कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज कैन गो ऑन स्मूथली। उनमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उनमें कभी भी कोई हिंड्रेंस ना आ जाए।
ठीक है, तो इतनी लिक्विडिटी हमेशा, कैश इन हैंड, लिक्विड एसेट्स हमेशा इतना जरूर रहे कि ये सारी पेमेंट स्मूथली चलती रहे। क्योंकि अगर आज हमारा प्रेजेंट स्मूथली चल रहा है तो तभी हम अपने फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो आज की एक्टिविटीज को स्मूथ चलाने के लिए हमारे पास प्रॉपर कैश इन हैंड होना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑन टाइम। इस कमिटमेंट्स में हमारी दोनों कमिटमेंट्स आ जाती हैं। एक तो डे टू डे ऑपरेशंस की कमिटमेंट, जो अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में की, दैट प्रॉपर लिक्विडिटी शुड बी देयर, मतलब इतना हमारे पास कैश इन हैंड होना चाहिए, कैश हमारे पास होना चाहिए, लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए कि हम अपने इंटरेस्ट, वेजेस और जो रॉ मटेरियल वगैरह की पेमेंट्स हैं उन सबको हम टाइम पे पे कर सके। मतलब डेली ऑपरेशंस के लिए हमारे पास प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए। वो भी एक हमारी कमिटमेंट है कि ये सारी पेमेंट्स हमारी टाइम पर चली जानी चाहिए। दूसरी हमारी फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप उसका लीजिए, हमने लोन लिया हुआ है, अगर हम इसका इंटरेस्ट पे करने जा रहे हैं तो वो तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हो गया कि हमें ईयरली, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 मंथ क्या हमारी कंडीशंस हैं जो हमें उसका इंटरेस्ट पे करना है। और इस लोन को अगर हमने 1 ईयर के लिए लिया है या 5 ईयर के लिए लिया है, इस पीरियड के बाद हमें इसको भी वापस करना होगा। तो जब हमें इसको वापस करने का टाइम आया, चाहे वो लोन हो या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो, कोई भी अमाउंट जो हमें वापस करना है एक पीरियड के बाद, उस पीरियड पर हमारे पास वो अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए, सो दैट दिस पेमेंट कैन ऑल्सो बी डन ऑन टाइम। चाहे हम अपनी डेली ऑपरेशंस की बात करें या हम उस वन टाइम पेमेंट की बात करें जो हमें 1 ईयर या 5 ईयर्स के बाद किसी को देनी है, इन दोनों टाइम्स पे हमारे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब हमारे पास एट द टाइम ऑफ पेमेंट पैसा अवेलेबल है तो हमारी रेपुटेशन बढ़ती है, फ्यूचर में भी हमें कभी लोन चाहिए तो वो इजीली मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पेमेंट टाइम पे कर देते हैं। हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसी है, फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी है कि उस वक्त हमारे पास फंड्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे जब वो पेमेंट का टाइम आएगा। क्योंकि अगर हमने ये पेमेंट डिले की किसी भी रीजन से, आउटसाइडर्स आर नॉट कंसर्न कि हम पेमेंट डिले क्यों कर रहे हैं, अगर लेकिन डिले हो गई तो रेपुटेशन मार्केट में डाउन चली जाती है, और उसके डाउन जाने से कंपनी की रेपुटेशन में, जो फ्यूचर में उसे फंड्स रेज करने में प्रॉब्लम आती है, हमेशा के लिए उसे प्रॉब्लम में ले जाती है, प्रॉब्लम इन रेजिंग द फंड्स। ठीक, क्योंकि अगर हमने टाइम पर पेमेंट्स नहीं की तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट इटसेल्फ, बट इन फ्यूचर ऑल्सो द कंपनी कैन फेस द प्रॉब्लम। तो 3 पॉइंट्स हो गए। पहले में हमने ये कहा कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वर्थ हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए बिकॉज दे आर द ओनर्स। सेकंड में हमने कहा हमारे पास लिक्विडिटी मेंटेन रहनी चाहिए। थर्ड में हमने कहा कि ना सिर्फ लिक्विडिटी बल्कि और भी अगर हमारे कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं उन सब के लिए हमारे पास पैसा अवेलेबल हो जाना चाहिए, उस वक्त रेडी कैश रहना चाहिए जब भी पेमेंट का टाइम आए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो हमने फंड्स रेज किए, चाहे हमने वो लोन से लिए थे या हमने वो शेयर से लिए थे, अब उस फंड्स को हमने प्रॉपर यूटिलाइज करना है, उन्हें हमने किसी ना किसी प्रोजेक्ट्स में लगाना है। तो वो प्रोजेक्ट्स हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने का एक सबसे सही तरीका है कि आपकी जो रिटर्न्स हैं वो रेगुलर होनी चाहिए। इस ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा मत लगा दो जहां पे रिटर्न्स फॉर एग्जांपल एक साल में 5% आ रही हैं फर्स्ट ईयर में, अगले साल में वो 10% है, और थर्ड ईयर में आपको मालूम ही नहीं वो 1% भी रह सकती है। तो ये जो इरेगुलर रिटर्न्स हैं, इट शुड नॉट बी देयर। हमेशा ऐसे में लगाओ जहां पे रेगुलर रिटर्न्स रहें। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे 7% रह रही हैं रिटर्न्स, तो आप उसको ले लो बिकॉज रेगुलरिटी इज देयर, यू आर श्योर दैट एवरी ईयर एटलीस्ट 7% विल बी विल बी द रिटर्न्स। इतना 7% तो कंपनी के पास आएगा ही आएगा। और इसी तरह से यहाँ पे तो हमने बात की रेगुलर रिटर्न्स की, देखिए यहाँ पे 10% भी था पर फिर भी हमने 7% वाले को प्रेफर किया क्योंकि ये रेगुलर रिटर्न्स में है। अब दूसरी बात करते हैं, दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट है ए, एक बी है, उसमें एक 5% दे रहा है और एक 7% दे रहा है, और दोनों में ही रेगुलरिटी है, तो आप डेफिनेटली वी विल गो विद दैट प्रोजेक्ट जो हमें मैक्सिमम रिटर्न्स दे रहा है। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज
हमें इन्वेस्टमेंट के टाइम ध्यान में रखनी है, दैट इज द रिस्क। रिस्क शुड बी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब इतना रिस्क होना चाहिए जितना हम बियर कर सके। अ कंपनी कैन बियर इट इजिली, ओनली दैट प्रोजेक्ट शुड बी टेकन। अगर फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा जानते हैं दैट प्रॉफिट हैज अ डायरेक्ट लिंक विद द रिस्क, लेकिन रिस्क इतना मत ले लो प्रॉफिट लेने के चक्कर में कि अगर बाय चांस प्रॉफिट ना हो और कंपनी ही डूब जाए, तो ऐसा काम नहीं करना है। रिस्क इतना लीजिए विच कैन बी इजिली टेकन बाय द कंपनी, विच अ कंपनी कैन इजिली बियर, सो दैट रिस्क इज नोन एज द ऑप्टिमम। कंपनी उस टाइम सर्वाइव कर जाए अगर कोई प्रॉब्लम आए और आगे फ्यूचर में रिवाइव कर जाए, उतना रिस्क। तो यहां से हमें इन्वेस्टमेंट का पता चलेगा कि एक तो रिटर्न्स रेगुलर प्रेफर किए जाने चाहिए, मैक्सिमम प्रेफर किए जाने चाहिए, और रिस्क के साथ हमेशा हम बात होती है इन्वेस्टमेंट में, तो वो रिस्क हमेशा ऑप्टिमम होना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की, दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बस से एक ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, देखो अगर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो अपने आप हम ज्यादा डिविडेंड देंगे। ज्यादा डिविडेंड देंगे तो वही बात होगी फर्स्ट पॉइंट वाली, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज होगा शेयर्स का। ठीक है, शेयर प्राइस विल इंक्रीज, और अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की गुडविल बढ़ेगी। तो इस तरह से कंपनी का एक अल्टीमेट मोटिव होता है कि प्रॉफिट हर हाल में बढ़ना चाहिए। इतनी लिक्विडिटी हम रखेंगे, इतना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो भी हम काम करेंगे बस अल्टीमेटली उससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, ताकि उससे अर्निंग पर शेयर बढ़ने के साथ साथ कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज हो। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? इट कैन बी डन बाय रेजिंग द फंड्स प्रॉपरली एंड बाय इन्वेस्टिंग द फंड्स प्रॉपरली। रेज करने के लिए हमेशा ये देखो, उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को आप चूज करेंगे। कंपनी और फाइनेंशियल मैनेजर उस सोर्स के लिए जाएगी जहां पे कॉस्ट कंपनी की कम आ रही है उस फंड्स को लेने के लिए। कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स शुड बी लेस। ये कॉस्ट दो तरह से होती है। वन इज द फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब हमने अगर शेयर्स इशू किए तो उसमें हम लोग प्रोस्पेक्टस उसके लिए इशू करेंगे, बहुत सारी हम फॉर्मेलिटीज को करेंगे, तो वो जो शेयर्स को इश्यू करने के लिए जो हमने खर्च किया, दैट इज नोन एज द फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हमें ये देखना है कि हमें वो फंड्स के लिए सोर्स लेना है। द सोर्स ऑफ रेजिंग द फंड्स शुड बी दैट जहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो एंड दैट अ कंपनी कैन इजिली बियर, वो हम लेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। और दूसरी कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट, कि जहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोन ही लेने जा रहे हैं कहीं मार्केट से, तो हम ये देखेंगे कि उसमें उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, फॉर एग्जांपल वो 10% दे रहे हैं, 12% पे हमें दे रहे हैं, और हम इतना बियर नहीं करना चाहते, तो ठीक है, हम यहाँ पे उसको नहीं लेंगे, हम शेयर्स ले लेंगे, क्योंकि शेयर्स में तो हमें मालूम है इफ द प्रॉफिट इज देयर ओनली देन द डिविडेंड विल बी गिवन। तो हमेशा मिनिमम कॉस्ट को कंपनी प्रेफर करेगी। This cost is of two type. One is related with the returns and second is related with the flotation cost. तो ये पहला तरीका हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। और दूसरा, यहां से जो हमने फंड्स रेज किए वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में किया, हम वहां इन्वेस्ट करेंगे वेयर द रिटर्न्स आर मैक्सिमम, रिटर्न्स आर रेगुलर एंड द रिस्क इज ऑप्टिमम, राइट। तो ये इस तरीके से अगर फंड्स प्रॉपरली इन्वेस्ट किए गए, प्रॉपरली रेज किए गए, तो डेफिनेटली प्रॉफिट इज गोइंग टू बी मैक्सिमाइज्ड। और जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड है देन डेफिनेटली शेयर होल्डर्स विल बी बेनिफिटेड। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जितने भी हमने अब तक ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, अल्टीमेटली दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव दैट द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स शुड इंक्रीज। क्योंकि अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सक्सेसफुल है। ठीक है, तो आज हमने अब इस वीडियो में कर लिया दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।